अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। फलस्तीन के अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने आज हफ्ते को मजीद 3 इजरायली मग़वियों को रिहा कर दिया। इजराइल के साथ हुई जंगबंदी के बाद ये मग़वियों का 5वां ग्रुप है जिन्हें हमास ने रिहा किया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP के मुताबिक तौक़े है कि अपने मग़वियों की रिहाई के बदले इजराइल फ़लस्तीन के 183 कैदियों को रिहा करेगा। AFP से वाबस्ता सहाफ़ियों ने ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे में इजरायली जेल से रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों को बस में जाते देखा है, जो बाद अज़ां रामल्ला शहर पहुँचेंगे। आज इजराइल की जानिब से 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है, जिसके बाद रिहाई पाने वाले एक फ़लस्तीनी कैदी के वालिद ने अल जज़ीरा को बताया कि वो इस खुशी के बारे में कि अब वो महसूस कर रहे हैं कि इनका बेटा आज़ाद हो गया है। लेकिन इजरायली जेलों में 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद इसकी जिस्मानी हालत की ख़राबी पर मुझे सदमे का भी इज़हार करना पड़ रहा है। यह ऐसी चीज़ है जिसे आप बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे को इजरायली दुश्मन के हाथों 14 माह की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया। वालिद ने रोते हुए ये बात कही, क्योंकि हमें कल रात मालूम हुआ है कि वो रिहा किए जाने वाले कैदियों की फहरिस्त में शामिल है। हम सो नहीं सके। हमने देखा कि वो कैसा लगता है, वो बिल्कुल बदल गया। हम यकीन नहीं कर सकते थे कि हमने क्या देखा, वो पहले कैसा था और कैसे वापस आया। ये इस बात का इशारा है कि इजरायली जेलों में बहुत ज़्यादा तशद्दुद और जबर था, इसके बरअक्स के हमने इनके कैदियों के साथ क्या सलूक किया करते थे। वाज़ह है कि इजराइल की जानिब से जितने भी फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है, सबकी हालत तशवीशनाक और ख़राब है, क्योंकि इन पर जबर और तशद्दुद का अंधाधुंध जुल्म किया गया है। जबकि हमास की जानिब से इजरायली कैदियों को रिहा किया जाने के बाद देखा गया है कि इजरायली कैदी शफ़ाफ अपने पैरों पर चलते हुए गए हैं। उन्होंने बयान में कहा है कि हमास की जानिब से इन पर कभी तशद्दुद नहीं किया गया और ना ही कभी इनके साथ कोई रवां सलूक रखा गया। इस तरह के हालात देखने के बाद दुनिया कह सकती है कि कौन जालिम और कौन दहशतगर्द है। अपने मफादात के लिए जो हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी हुई है, वो आम अवाम के सामने अपने अमन के बयानात का क्या जवाब देंगे। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इजराइल को $7 अरब से ज़ायद के हथियार फरोख्त करने के लिए अपने मंसूबे से कांग्रेस को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। अमेरिकी खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक ये पेशरफ्त व्हाइट हाउस में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात के 2 दिन बाद सामने आई। अमेरिका की जानिब से मुतवक्किल तौर पर इजराइल को हज़ारों बम और मिसाइल फराहम किए जाएंगे। हथियारों की फराहमी का यह मनसूबा ऐसे वक्त में सामने लाया गया जब अभी इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदा काफ़ी नाजुक मरहले में है। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा को फ़लस्तीनियों से खाली करवाने और निर्णयों के बाद इसे सयाहती मुकाम बनाने की तजवीज़ पर भी बड़े पैमाने पर तनकीद हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में अपना ओहदा संभालने के बाद इजराइल को 2000 पाउंड वाले बमों की तरसील की इजाज़त दे दी थी। इन बमों की तरसील पर जो बाइडन इंतजामिया ने इस खदशे के तहत रोक लगा रखी थी कि इनसे सिविलियंस की हलाकतें हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने इन बमों की तरसील की इजाज़त दे दी है क्योंकि इजराइल ने वो खरीद रखे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस की हथियारों 2 अलग अलग खेपों के बारे में आगाह किया गया, जिनमें से एक $6.75 अरब की है। इसमें गोला बारूद, गाइडेंस किट्स और दीगर मुतल्लिक़ा सामान के साथ साथ छोटे कतर के 156 बम, 5 पाउंड वजन के 2800 बम वगैरह शामिल हैं। इन हथियारों की फराहमी रवां साल शुरू हो जाएगी। इजराइल के लिए अमेरिकी हथियारों की दूसरी खेप में 3000 हेलफायर मिसाइल और इनसे मुतालिक सामान शामिल हैं। इन हथियारों की मालियत $660 मिलियन है और इनकी तरसील का आगाज़ सन 2028 में मुतवक्किल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने छोटी चीनी दरामदात पर कम अज़ कम महसूलात में तरमीम के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। ट्रंप ने कहा कि कस्टम ड्यूटी खसारे को कम करने का एक जरिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अगले हफ्ते कई ममालिक पर कस्टम ड्यूटी के इतलाक़ का ऐलान करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जापान पर कस्टम ड्यूटी आयद करना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि डीप सीक एप्लीकेशन एक अच्छी पेशरफ्त है। इस हफ्ते के शुरू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर महसूलात आयद करने की अपनी धमकी को दुरुस्त करने के बाद तिजारती जंग छेड़ दी थी, लेकिन मैक्सिको और कनाडा को 1 माह की मोहलत दी गई। अमेरिका की तरफ से चीन पर लगाए गए नए महसूलात 4 फरवरी से नाफिजुल अमल हुए, जबकि बीजिंग ने 10 फरवरी से शुरू होने वाली कुछ अमेरिकी दरामदात पर महसूलात के साथ जवाब दिया। चीन ने कहा है कि वो अमेरिका से कोयला और माए कुदरती गैस की दरामद पर 15% टैरिफ आयद करेगा, जब वाशिंगटन ने चीनी सामान पर 10% टैरिफ आयद किया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार किया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है और इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर है। आम टोरंटो स्टार और CBC ने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। बिजनेस लीडर्स
کو टोरंटो में पसपर्दा मीटिंग में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के मादनी वसाइल की वजह से इसे अमेरिका की 51वीं रियासत बनाना चाहते हैं और इसीलिए कनाडा को इस खतरे को संजीदगी से लेना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि अमेरिका जानता है कि हमारे वसाइल क्या हैं और वो इनसे फ़ायदा उठाना चाहता है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि आसान तरीन तरीका कनाडा को जम करना है। दिसंबर 2024 को शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद से 2,70,000 पनागज़ीन अपने मुल्क लौट चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन के शाम के नुमाइंदे गोंज़ालो गॉस लोसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शामी मुहाजिरीन की इनके मुल्क में वापसी के हवाले से एक पोस्ट शेयर की। पनागज़ीनों की वापसी के बारे में अपने ताज़ा तरीन सर्वे के आदाद शुमार का इश्तराक करते हुए लोसा ने कहा, असद हुकूमत के खात्मे के बाद से 2,70,000 शामी पनागज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके हैं और पनागज़ीनों की एक बड़ी तादाद आइंदा साल वापस जाने का इरादा रखते हैं। लोसा ने इस बात पर जोर दिया कि 1/4 से ज़्यादा शामी पनागज़ीन अगले 12 माह के अंदर अपनी ज़िंदगियों की तामीर नौ के लिए वापस आने का इरादा रखते हैं। लोसा ने नोट किया कि वापसी में सबसे बड़ी रुकावटों में मौजूद रिहाइश और जायदाद के हुकूक, सिक्योरिटी, बुनियादी खिदमात तक रसाई और मुआशी मुश्किलात के खदशात शामिल हैं और इस बात पर जोर दिया कि 60% से ज़्यादा पनागज़ीनों ने कहा कि वो वापसी का हतमी फैसला करने से पहले शाम जाकर जायजा लेना चाहते हैं। के जनूबी क्रॉसनोदार इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले में 5 इमारतों को नुकसान पहुंचा। कोंड्राटेफ ने टेलीग्राम पर लिखा, कैफ हुकूमत ने एक और ड्रोन हमला किया। सैलिवानसिकी डिस्ट्रिक्ट में शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इस हमले से जब ड्रोन का मलबा गिरा तो 5 इमारतों की छतों को नुकसान पहुंचा। इनका कहना है कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि मुल्क भर में रमज़ान रियायती सेल का आगाज़ कल इतवार से हो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियायती सेल 4 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसका मकसद लोगों को जल्द खरीदारी की तरगीब देना और आखिरी लम्हात की भीड़ से बचाना है। वजारत तिजारत ने कहा है कि रियायती सेल में शामिल होने वाली तिजारती मराकिज़ के पास इजाज़तनामा है। सारिफीन बारकोड स्कैन करके तफसीलात मालूम कर सकते हैं। वाज़रे के तिजारती कानून के तहत मसनूआत पर रियायती सेल के बोर्ड उस वक्त तक आवेदन नहीं किए जा सकते जब तक वजारत तिजारत की जानिब से परमिट हासिल न किया जाए। परमिट के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि मसनूआत के आम कीमत और रियायती कीमतों को वाज़े करते हुए तनासुब ज़ाहिर किया जाए, जिसके बाद वजारत सेल परमिट जारी करती है। सेल परमिट हासिल किए बगैर कोई भी तिजारती इदारा रियायती सेल के बोर्ड या तशहीरी मुहिम शुरू नहीं कर सकता। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाती है। सऊदी अरब में वजारत हज व उम्रे ने कहा है कि 104 ममालिक के लिए नसक प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट हज पैकेजेस के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ इतवार से हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हज व उम्रे की जानिब से 104 ममालिक के शहरियों के लिए नसक प्लेटफॉर्म के जरिए बराह रास्त हज पैकेजेस बुक करने की सहूलत फराहम कर दी गई है। वजारत के मुताबिक जो ममालिक इस कैटेगरी में शामिल हैं उनसे आने वाले आज़मीन को हज पैकेज में तमाम खिदमात फराहम की जाती है, जिनमें फ़्लाइट बुकिंग के अलावा दीगर तमाम सर्विसेज शामिल हैं। बराह रास्त हज पैकेज की बुकिंग करने वाले को अपनी मर्जी के मुताबिक फ़्लाइट का इंतखाब करने का इख्तियार होगा। इसके अलावा वो अपने अफराद ख़ानदान के लिए भी पैकेज हासिल कर सकते हैं। वाज़रे के सऊदी अरब ने मुकामी आज़मीन के लिए भी हज 1446 की रजिस्ट्रेशन खोल दी है। वजारत हज व उम्रे ने मुकामी आज़मीन बशमुल शहरियों और रिहायशियों के लिए हज 1446 रजिस्ट्रेशन खोलने का ऐलान करते हुए दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी दरख्वास्तें नसक ऐप या सरकारी ई पोर्टल के जरिए जमा कराएं। वजारत ने यह भी वादा किया कि जिन लोगों ने पहले हज नहीं किया इनको तरजीह दी जाएगी। सऊदी अरब की किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने गाजा के अस्पतालों और सेहत मराकिज़ के लिए तिब्बी इमदाद की नई खेप फराहम की। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर ने इससे कबल भी गाजा के अस्पतालों को असरनौ तैयार करने के लिए तिब्बी ज़रूरतें फराहम की हैं। किंग सलमान के तहत तिब्बी सामान के 25 ट्रक गाजा पहुँच चुके हैं, जिन्हें मुकामी अस्पतालों और सेहती मराकिज़ में ज़रूरत के मुताबिक तकसीम किया जा रहा है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी इंतज़ामिया और तिब्बी अमले ने सऊदी अरब और किंग सलमान सेंटर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के अज़ाही प्रोजेक्ट के तहत कुर्बानी के गोश्त का मुकर्ररा कोटा मिस्र और फ़लस्तीन के हवाले किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक तयशुदा कोटे के हिसाब से 30,000 जानवरों का गोश्त मिस्र और 30,000 जानवरों का गोश्त फ़लस्तीन के हिस्से में आता है। अज़ाही प्रोजेक्ट की तरफ से मिस्र में सऊदी अब्दुर्रहमान बिन सालम दहास ने गोश्त हवाले करने की तकरीब में शिरकत की, जबकि इस मौके पर मिस्री हुकूमत के नुमाइंदे मोहम्मद रजा और कायरा में फ़लस्तीन के सफ़ीर दयाब लोबी मौजूद थे। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर अब्दुर्रहमान बिन सालम दहास ने कहा है कि सऊदी अरब ने कुर्बानी के गोश्त से फ़ायदा उठाने के लिए न सिर्फ अंदरून मुल्क तकसीम का इंतजाम कर रखा है, बल्कि दुनिया भर के 26 ममालिक में भी गोश्त तकसीम होता है। वाज़रे के सऊदी हुकूमत ने कुर्बानी के गोश्त को दुनिया भर के ममालिक में भी तकसीम करने के लिए अज़ाही प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो बरसों से हज के दौरान की गई कुर्बानी के गोश्त को मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाता है।
سعودی عرب میں ڈیجیٹل کمرشل سیلز کے حوالے سے حالیہ سرکاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ گزشتہ سال ڈیجیٹل بینکنگ چینل مدی سے ٹرانزیکشن ریکارڈ سطح پر عبور کر گئی۔ عکاس کے مطابق گزشتہ سال 2024 میں مدی بینکنگ سسٹم کے ذریعے کی گئی ٹرانزیکشنز 1.126 ارب ریال کی ہوئی ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ بینکنگ ذرائع کی رپورٹ کے مطابق سال 2021 کے مقابلے میں گزشتہ سال ڈیجیٹل سیلز میں 223% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کی تعداد 778 ملین رہی۔ چھوٹی اور درمیانی درجے کے اداروں کے امور کی اتھارٹی منشیات کی رپورٹ کے مطابق مملکت میں ای کامرس منصوبوں کی مالی اعانت کی مالیت ارب ریال تک پہنچ گئی۔ امید ہے کہ رواں سال مملکت میں ڈیجیٹل مارکیٹ کے صارفین کی تعداد 34 ملین سے تجاوز کر جائے گی۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں NCSPA نے رپورٹ کیا کہ شاہ سلمان انسانی امداد اور امدادی مرکز کے نے حال ہی میں بنگلہ دیش، پاکستان، مالی اور ملیشیا کی رہائشیوں کے لیے خوراک اور کھجوریں تقسیم کی ہے۔ بنگلہ دیش میں KS ریلیف نے کئی علاقوں میں 595 کھانے پینے کے پارسل سیلاب اور طوفان سے متاثرہ رہائشیوں کے حوالے کیے۔ حالیہ اقدام سے 2975 افراد مستفید ہوئے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ضلع بالائی چترال میں سعودی امدادی ادارے نے 492 کھانے کے ڈبے دیے، جن سے 3546 افراد مستفید ہوئے، جن میں سے زیادہ تر حالیہ سیلاب سے متاثر ہوئے۔ KS ریلیف نے ملیشیا کو 25 ٹن کھجور اور مالی کو مزید 50 ٹن کھجور میں تحفے میں دیے ہیں، جس کے تحت مملکت کی جانب سے مختلف شعبوں میں برادرانہ اور دوست ممالک کی حمایت کی گئی۔ جنوبی غزہ کی پٹی میں KS ریلیف نے اس شعبے کو درپیش مشکل انسانی حالات کے درمیان ہسپتالوں اور صحت کے مراکز کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے 25 ٹرکوں پر مشتمل طبی سامان پہنچایا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے فرانسیسی صدر ایمانوئل مائکرون سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ملاقات میں ترکی اور فرانس کے درمیان دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران صدر اردوغان نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت میں اضافہ تعلقات میں مثبت کردار ادا کرے گا۔ ترکی اور فرانس کے درمیان بہت سے شعبوں، بالخصوص دفاعی صنعت میں تعاون کی استعداد موجود ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے شام کے خلاف پابندیوں کی معطلی انتہائی موضوع موقف ہوگا اور نئے دور میں انہیں مکمل طور پر ہٹانا ضروری ہے۔ ترکیہ شام کے لیے اپنی بلا تعطل حمایت جاری رکھے گا۔ ترکیہ کے صدر اردوغان نے کہا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کو برقرار رکھا جانا چاہیے اور مستقل حل کے لیے کوششیں شروع کرنی چاہیے۔